मैं संतोष भाई साहब आपसे जरा एक दो चीजें इसलिए पूछ लूं, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। ये सर क्रीक वही एरिया है जहां एक बार 2008 में भी ये कहा गया था, एक थ्योरी ये भी थी कि कसाब जब आया था बॉम्बे का, जब 2008 का जो बॉम्बे उस समय ताज अटैक हुआ था, वो इसी एरिया से आए थे। तो सामरिक दृष्टि से भी वो ये माना जाता है कि वो बहुत वनरेबल है। और अभी भी पाकिस्तान का एक क्लेम ये रहता है जो कि वो इसको कहता है कि ये पार्ट ऑफ सिंध है। तो ये बॉर्डर तो हो गया है, लेकिन अभी भी उसको पाकिस्तान अपने क्लेम को दावा ठोकता रहता है। मेरा एक छोटी सी चीज आपसे ये समझना है कि जैसे मैं इसलिए इस बात को आपसे पूछ रहा हूं कि अडानी जी ने एक बिजली गोड्डा में बनाई, सारा उन्होंने कचरा किया और ऑस्ट्रेलिया से अपना कोयला लाए, गोड्डा में किए, और एक ऐसा बिजली बेचनी शुरू की है कि जो 1 रुपए की चीज 4 रुपए में उन्होंने बांग्लादेश को बेची। मानी हुई बात है कि वो 3 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं हुआ ही होगा, या तो इनके प्रॉफिट में या किसी के प्रॉफिट में। और जब सरकार बदली तो आज उस पर इन्वेस्टिगेशन है, वो लोग पैसा इनका नहीं दे रहे हैं, 4-6 हजार करोड़ रुपया इनका बकाया है। और इन्होंने उसके बाद ले दे के भारत सरकार में अपनी फिर पॉलिसी चेंज करवाई, जो एक 100% एक्सपोर्ट यूनिट थी, जिसको सारे वो एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स मिले थे, उसको इन्होंने रूल चेंज करवाए कि अब ये यहाँ पे भी बेच सकते हैं। रूल चेंज करवा के इन्होंने पावर ग्रिड का भी रूल चेंज करवाया, ये सारे रूल चेंज करवाए। एक खतरा ये लगता है कि कुछ लोगों का मानना है कि यहां से अडानी जी शायद पाकिस्तान को भी बिजली देने की बात कहते हैं। ये कहीं आधिकारिक रूप से नहीं आया है, लेकिन वो फिर वही टिकाएंगे, क्योंकि हर हर फॉरेन वाले को बाहर से बिजली लेने में आसानी ये रहती है कि उसका जो अपना पैसा है, जो उसको रिसोर्स चाहिए होते हैं सो कॉल्ड, वो उसके लिए ज्यादा आसानी से इकट्ठा करना हो जाते हैं। जैसे बेगम साहिबा को हो गए थे बांग्लादेश में। तो मैं ओवरऑल आपका ये जो जो प्रोजेक्ट बिल्कुल ऑन दी बॉर्डर देने का, ऐसा कौन सा औचित्य था, ये ऐसी क्या हमारा डेस्परेशन था, ऐसा कौन सा वहां पे हवा। और विंडमिल वहां पे बहुत वाइबल नहीं, ये सबने कहा है कि विंडमिल के लिए इतनी जरूरत नहीं, वो सोलर से ही के बिना वो नहीं चलेगा। ओरिजिनली वो विंडमिल के लिए सबको दिया गया था। एससीसीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये बता दिया कि नहीं साहब, केवल विंडमिल से ये वाइबल नहीं होगा, और जब तक सोलार नहीं लगेगा, इस तरह की बातें थी। ओवरऑल आपका एक वक्तव्य ऑन दी वॉट एवर हैज हैपेंड, संतोष भाई साहब। देखिए, आप बहुत बहुत बड़ा सा सवाल मुझसे कर रहे हैं। मैं बहुत मतलब थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ इस विषय पे बोलने के लिए, मगर मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, सूद साहब ने बहुत 100% बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कह डाली हैंगी। तो मैं तो एक साधारण नागरिक होते हुए ये मेरे दिमाग में सवाल उठ रहा है निरंतर, जब से मैंने गार्डियन की स्टोरी और आप वगैरह सब सुना है, रवि नायर का खुलासा, कि ये कौन से होशियार प्लानर थे, कौन से जिन्होंने इसकी अप्रूवल दे दी है, कौन से मिलिट्री प्लानर्स हैं जिन्होंने इसकी अप्रूवल दे दी है, कि या वो इतने बेचारे डरे हुए हैं हमारे सरकार से कि वो अप्रूवल देने पर मजबूर थे। और ये कौन सी सरकार है जो इस प्रकार का एक्सपेक्टेशन भी रखती है कि हम 1 किलोमीटर दूर एक एनिमी नेशन, डिक्लेयर्ड एनिमी नेशन, जो हमारा पड़ोसी है, जो एनिमी नेशन नहीं होना चाहिए, जिसके संग हमारी बहुत अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए, और एक जमाने में थी अच्छी रिलेशनशिप। अरे आप वहां तो उधर तो आप जा नहीं रहे, कोई उस एरिया में तो एक्शन नहीं हो रहा। आप दूसरे मतलब एक आबेल मुझे मार वाली स्थिति कर रहे हैं कि आपने 10 किलोमीटर वाली जो दूरी बनी हुई है उस रूल को ब्रेक करके आप 1 किलोमीटर ला रहे हैं। और आप ये भी मतलब अडानी साहब की अकल की दाद दी जाए कि मतलब अरे हमारे जो वो है क्या है पैनल्स हैं, वो रोक देंगे विदेशी आर्मी को। जी मतलब जी। कौन कौन लोग इस तरीके की बातें करते हैं अभी, या फिर वो हमको गधा समझते हैं, या फिर ये साफ हो जाता है कि मतलब वो स्वयं ही कुछ उनकी अकल कमजोर है। देखिए, मोटी बात ये है कि जो सूद साहब ने एक बात कही कि आर्टिलरी उसको उड़ा देगी। अरे आर्टिलरी अगर आपकी उड़ा देगी कि आपकी तो ग्रिड उड़ जाएगी। अरे आप अगर वॉर सिचुएशन में खुदा ना खास्ता पहुंच जाते हैं, आपकी ग्रिड उड़ा दी उसने। और
देखिए ये रिन्यूएबल्स की एक खासियत होती है, रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों की एक खासियत ये है कि ये कंटिन्यूअसली एनर्जी नहीं जनरेट करते। ये एनर्जी जब जनरेट कर पाते हैं, अगर हवा चल रही तो विंडमिल करेगी, और अगर धूप है तो सोलर पैनल काम करेगा, वरना वो एनर्जी सेव होनी पड़ेगी। अब सेविंग के लिए आपको बैटरी चाहिए, बैटरी के लिए आपको चीन से मंगानी पड़ेगी बैटरी। अरे भाई अडानी साहब, अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे होते आज यहाँ पर, इन सारी वैल्यू चेन जो इस्तेमाल हो रही है उसकी तो कोई बात नहीं कर रहा। हमारे यहाँ जो डिपेंडेंस ऑन सोलर पैनल या विंड एनर्जी के लिए जो इंपोर्ट्स की डिपेंडेंस है उसकी कोई बात नहीं कर रहा। डिपेंडेंस कौन रिड्यूस कर रहा है? मतलब मैं ये किस प्रकार की सरकार है, किस प्रकार का हमारा इंडस्ट्री है, और किस प्रकार के हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो इस तरीके का एक प्रोजेक्ट लाते भी हैं। और देखिए मैंने एक विषय भी नहीं उठाया कि किस प्रकार वहां पर जो मामले सारे रवि नायर ने अपनी स्टोरी में, ब्रेकिंग स्टोरी में खुलासा किया है कि किस प्रकार सारे कंपेटिटर्स को बाहर करके आप एक आदमी को दे रहे हो। मतलब व्हाट आर वी कमिंग टू? हमारा देश जा कहां रहा है? मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारा देश यहां पर खड़ा हुआ है और हमारे जो देश की जनता है वो सड़क पे नहीं है इस तरीके की बातें सुन करके। क्योंकि उस बेचारी जनता को इतना आपने पहली चीज भयभीत और दूसरा लाचार बना दिया है कि वो आपके 2000 रुपए महीने पे निर्भर है और आपके मुफ्त के खाने पे निर्भर है। हद्दी हो गई है भाई। मैं हक्का बक्का हूं, मेरे मतलब शब्द के बिना हूं मैं। जी आनंद भाई। जी मैं संतोष भाई एक चीज और बताइए, जो मेरी समझ है अमेरिका में जो अडानी जी के ऊपर वारंट हुआ है वो इन्हीं सब केसों को लेके हुआ है जो उन्होंने घूस दिए हैं अडानी ग्रीन गैस, और वो इतना जिसको कहते हैं ना वेब ऑफ कंपनीज हैं कि वो आप इसको नहीं, लेकिन मोटे तौर पे अडानी जी ने जो घूस दिए आंध्र प्रदेश में या कहीं और पे, वो इन्हीं गैस इन्हीं सब जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें अपना प्रोजेक्ट पास कराने के लिए कि मेरे पास ऑलरेडी ये बाइंग एग्रीमेंट है, ये सब है, इसके लिए किया गया। बहुत से लोगों का कहना यह है कि जो इस समय मोदी जी वहां गए हैं उसमें सारी बात हो रही है, लेकिन बिहाइंड द कर्टन शायद ये सारी चीजें भी सेटल करने की कोशिश की जाएगी। अभी तक जो मामले आए हैं संतोष भाई साहब, उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि हम एक मुश्किल दौर में आने वाले हैं? क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से स्टील और एल्युमिनियम पे टैरिफ हाइक किया है, अब वो क्या क्या बेचेगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं एक छोटा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि अगले आने वाले एक साल में 2025-26 जब 26 खत्म होगा तो क्या हमारा ट्रेड सरप्लस जो अमेरिका का है वो इतना ही रहेगा कि आपके हिसाब से उसमें काफी कमी आएगी, या वो और हम ट्रेड सरप्लस हमारा ज्यादा होगा? मैं एक ये प्रश्न भी आपसे पूछ ले रहा हूँ। ये आपकी ट्रेड वाले सवाल पे मैं बाद में आता हूँ। आपका जो अभी जो मुद्दा हम लोग जी जी वो कर रहे हैं निश्चय उसी पे रहता हूं मैं, क्योंकि वो जरूरी है कि हमें उसको ठीक है हमारे श्रोताओं को समझना अच्छी तरीके से बहुत जरूरी है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि रवि नायर की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग बहुत ही बढ़िया रही है और इसने एक और आयाम दे दिया है पूरे यूनाइटेड स्टेट्स वाले केस को। अरुण जी और मैं कई और शोज में हम लोग साथ में अपीयर हो चुके हैं और मैं आपको, आपके श्रोताओं को ये भी साफ कर दूं कि ट्रंप साहब का जो अनाउंसमेंट हुआ है जिसपे खुशियां हमारे देश में अडानी के हितैषी के द्वारा बनाई जा रही हैं, हालांकि अडानी साहब का कोई स्टेटमेंट अभी तक तो हमने नहीं देखा है, अरुण जी प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मोटी बात यह है कि ये जो रवि नायर का खुलासा है आपने बिल्कुल सही समझाया, वो यूनाइटेड स्टेट्स वाले केस से 100% जुड़ा हुआ है। अब मैं जो ट्रंप साहब ने
एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के अंतर्गत, जिसमें अडानी जी इंडाइटेड हैं। ये बात सही है कि ट्रंप साहब ने 180 दिन के लिए, यानी कि 6 महीने के लिए FCPA यानी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत जो भी केसेस चल रहे हैं उन पे रोक लगाने की बात करी है। परंतु हमारे देशवासियों को बिल्कुल भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जिसने भी वो पूरा 54 पेज का इंडाइटमेंट पढ़ा है उसको ये साफ जाहिर हो जाएगा कि उसमें जो 5 चार्जेस हैं क्रिमिनल वाले, उसमें से केवल एक ही FCPA को से कनेक्ट करता है। बाकी वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के बारे में है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और उसके वो 1938 का जो एक्ट है उसका क्या रोल है, उस पर मैं अब आ जाता हूं। थोड़ा सा आपके श्रोताओं को समझना जरूरी होगा कि वो केस किस, मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से अरुण भाई उसको समझा सकते हैं, मगर मैं बहुत सारांश में समझाने के आपके इस खास तौर से इस जो गुजरात का मामला हैगा उससे कनेक्ट कर रहा हूँ। उसमें हमारे देश में जो सेबी है उसका इक्विवेलेंट ऑर्गेनाइजेशन है SEC, सो है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। उसके वायलेशंस उन्होंने किए हैं अडानी साहब की कंपनियों ने, अडानी साहब ने। वही इंडाइटमेंट है। और वो क्यों इस वायलेशंस माने जा रहे हैं? क्योंकि वहां उन्होंने पैसे उठाए। पैसे उन्होंने जब उठाए हैं अमेरिका में तो वो सीधे SEC में के तहत, रेगुलेशंस के तहत आ जाता है। और उसी पैसे से घूस भी दी गई है और उसी पैसे को इन्वेस्ट करने का इरादा था इस गुजरात वाले प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड। पॉइंट ये है, और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, उसकी बात अलग है, मगर इसमें तो ये है वहां पर ये जुड़ाव। मगर वो जो बाकी मैटर्स हैं वो सारे चालू रहेंगे। तो हम थाली और ताली और दिए चलाने वाली अभी स्थिति में नहीं पहुंचे हैं अडानी साहब के जो साथी और भाजपाई हैं। बहुत साफ कर देना चाहिए। आपकी जो टैरिफ्स वाली बात है, जो क्या मुद्दा उठेगा, 2 दिन की जो मुलाकात हमारे प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति के संग है, देखिए पहली चीज तो एक साफ कर देना आवश्यक ये है कि ट्रंप 1 और ट्रंप 2 में जमीन और आसमान का अंतर है। क्या अंतर है ये समझना आवश्यक है। ट्रंप 1 वो दौर था 4 साल का जब ये नौसुखिया थे ट्रंप जी। क्योंकि आपके श्रोताओं को ये समझना आवश्यक है कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर नहीं रहे। ये मतलब सब रिपब्लिकन्स के सपोर्टर थे 2016 से पहले, मगर उसका ये अर्थ नहीं है कि वो लॉन्ग स्टैंडिंग रिपब्लिकन मेंबर थे। पहली बात। दूसरी बात, ये एक बिजनेसमैन है। जो बिजनेसमैन कभी मतलब फेल हुआ, कभी सक्सीड हुआ, कभी फेल हुआ, और बिलियनर अपने राइट में एक बिलियनर है। उसने उस पैसे का इस्तेमाल करते हुए एक अपनी एक्सट्रीम राइट विंग जो एक मूवमेंट चल रहा था उसकी धार में ये बहते चले आए और वो बन गए। मगर ये नौसुखिया थे और ये he was surrounded at that time by the administrative state of the United States. Administrative state अमेरिका का बड़ा केपेबल स्टेट है। हमारे देश जैसा इनकेपेबल स्टेट नहीं है। हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है उसमें IAS अफसर अपने को बड़ा तीरस्मारखा समझते हैं और बाकी उसके नीचे तो वैसे भी खोखला मामला है। इट्स अ वेरी इनकेपेबल स्टेट। अगर हम स्टेट्स की कंपैरिजन करें, एक स्पेक्ट्रम बनाएं, दुनिया की लीग टेबल बनाएं, तो वो एक बड़ा जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है। उसने बड़ी बंदिशें लगा रही थी। वहां पर रूल्स हैं, वहां रेगुलेशंस हैं, वहां इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम करती हैं।
वो इंस्टीट्यूशंस पूरी तरीके से करप्ट नहीं हो चुकी हैं। तो उन्होंने बड़े इनको चारों तरफ से घेर रखा था, तो ये बड़े दुखी थे। ट्रंप साहब की, ट्रंप 1 की बात कर रहा हूं। स्थिति ट्रंप 2 में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? ये पहली बात, अनुभवी हो गए हैं। दूसरी बात, इन्होंने पूरी कोशिश करी है कि जो क्योंकि अमेरिका में ये सिस्टम है कि आप लोगों को टॉप मैनेजमेंट में, हर मिनिस्ट्री में टॉप मैनेजमेंट और अपॉइंट कर सकते हैं। सिर्फ आप, मतलब मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी जिसे कहते हैं, अंडर सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी नहीं, बाकी और स्तरों पे भी आप अपॉइंट करते हैं। तो इस बार इन्होंने पूरी कोशिश ये की है कि अपने पिछलग्गुओं को और अपने पिट्ठुओं को उनमें खूब जम के भर रहे हैं ये। और बड़े अगर इस बुरी तरीके से आप हर स्तर पे भरने की कोशिश करोगे तो आप अलल्ले तलल्ले भरोगे और आप गलत सलत लोगों को भी भर लोगे। मगर वो सब हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, ट्रंप से हाँ के। तो और ट्रंप जो भी कहेगा, तो अब आप ये इस भुलावे में न रहे कि अरे हमारे तो प्रधानमंत्री की बड़ी दोस्ती थी। वो दोस्ती वोस्ती का कोई मतलब नहीं होता अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। यहां पर होगा ये कि बड़ा हार्ड नेगोशिएशन होगा। टैरिफ्स में कुछ कमी आना हमारे टैरिफ्स में वैसे भी आवश्यक है। होगा ये कि शायद हम उनसे वेपनरी और खरीदें, वो कहेंगे कि रूस से कम खरीदिए, इस पे चर्चा होगी। तीसरे चर्चा होगी ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं हमारे, 7 लाख पड़े हुए हैं, 18 लाख तो डिपोर्टीज की लिस्ट में है। सॉरी 18,000 डिपोर्टीज की लिस्ट है। हमारे यहाँ तो बड़ा हल्ला हो रहा है। 104 को मतलब हाथ तो पैर बांध करके आप उन्होंने मिलिट्री पे, तो एक मुद्दा ये पे निश्चय होगा शायद कि अरे भाई आप हमारी नाक क्यों कटवा रहे हो, वहां पर आपका फायदा हो रहा है पॉलिटिकल, क्योंकि तो आप हाथ पैर बांध करके भेज रहे होगे, वहां का टीवी वगैरह दिखा रहा है ये सब, मगर हमारी नाक यहाँ कट रही है। तो एक मुद्दा ये डिस्कशन होगा कि भाई नाक, हमारी नाक बचाओ और इनको हाथ पैर बांध करके मत भेजो। भेजेंगे तो है वो, इस उम्मीद में ना रहिए कि वो वापस नहीं है। दूसरा मुद्दा ये H1B जो वाला जो मुद्दा है वो अभी साफ नहीं हुआ है। इलॉन मस्क जो उनके बड़े उनको प्रेम करते हैं और वो नंबर 2 माने जा रहे हैं और उनके ओवल ऑफिस से बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, वो नहीं चाहते कि H1B वालों की संख्या कम हो। अब बात यह है हमारे लिए, ये क्यों H1B वाला मुद्दा बड़ा है, क्योंकि टोटल जो साल में H1B वाले आते हैं उसमें से 45% हिंदुस्तानी है, लगभग आधे हिंदुस्तानी होते हैं। तो जाहिर है हिंदुस्तानी, अच्छा तो वो मुद्दा है, वो अमेरिका में मुद्दा बना हुआ है। तो हम और ट्रंप उसको उभारते रहे, तो ये उम्मीद में कोई न रहे कि H1B वाला मुद्दे पे खींचातानी नहीं होगी। और आखिरी बात अडानी पे मैं वापस ला देना चाहता हूं कि लोग उम्मीद लगाए होंगे कि अरे ये कि कुछ डील हो जाएगी। देखिए अगर कुछ डील ट्रंप करने पे राजी भी होते हैं अडानी के मामले में, तो वो निचोड़ लेंगे, हर तरीके से निचोड़ लेंगे हमको। वो किस प्रकार से निचोड़ेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है आज, मगर मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा, इसीलिए मैंने वो मुद्दा पहले उठाया कि FCPA एक अलग चीज है और कई और मामले हैं जिसपे शायद अभी आप अरुण जी से जरूर चर्चा कर लीजिएगा कुछ मिनट। मैं अब अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, तो इसलिए वो मुद्दा इस तरीके से चुटकियों में एक प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट की 2 घंटे की 1 घंटे की मीटिंग में नहीं सुलझने वाला है जी।